हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 CMA इंटर ग्रुप 1 का MCQ के जो आंसर्स हैं वो आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन के क्या आंसर राइट होने चाहिए, ताकि आप उन्हें क्रॉस चेक करके ये पता लगा सकें कि आज आपके 30 नंबर में से कितने नंबर आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में है MCQ का, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आपके पास में लिखा हुआ है कॉस्ट असर्टेनमेंट, तो आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट आपसे पूछे हैं रीऑर्डर लेवल बताइए, तो रीऑर्डर लेवल निकालने का आपका जो फॉर्मूला है वो होगा मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम यूसेज आपके पास है 300 और मैक्सिमम टाइम आपके पास है 10 दिन, और आपके पास आंसर कितना रहेगा 3000 यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट आपके पास में है तो सेलिंग प्राइस आपके पास है प्रोडक्ट की 500, प्रॉफिट जो है 25% है। कॉस्ट का ध्यान रखना, तो जो प्रॉफिट आपको यहाँ पे दे रखा है 25%, वो आपको ध्यान रखना है कॉस्ट का दे रखा है, मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट है। तो प्रॉफिट इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल्स। इसका मतलब यदि आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो 500 का आपको 1/5 करना पड़ेगा और आपके पास में 100 रुपये आ जाएगा। और आपको यदि कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट माइनस करेंगे, मतलब 500 में से 100 माइनस किया और आपके पास आ जाएगा आंसर 400। आपका राइट आंसर हो जाएगा 400 रुपये। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहे हैं विच कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द क्लासिफिकेशन मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका आंसर हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं जी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 12 है वो किससे डील करता है। तो आपका आंसर हो गया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। हाँ जी, ऑडिट फीस पेड टू कॉस्ट ऑडिटर इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। रिकन्सलेशन बनाते टाइम जो हमने अमाउंट ट्रांसफ़र किया है रिजर्व में, हम उसको या तो क्या कर सकते हैं कॉस्ट प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं या फाइनेंशियल प्रॉफिट में हम प्लस कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल प्रॉफिट में प्लस कर दो। व्हेन अ कंसर्न इज रेंडरिंग सर्विसेज देन द मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज अप्लाइड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसको हम कहते हैं सर्विस कॉस्टिंग। वेयर 70% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज सर्टिफाइड, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका 70% आपका सर्टिफाइड हो गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क है वो आपका 70% सर्टिफाइड है। तो ऐसे में प्रॉफिट ट्रांसफर टू आपका जो PNL में आएगा वो कितना आएगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क साइड सर्टिफाइड। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि प्रोसेस बी में 75 यूनिट आपने ट्रांसफर किए हैं प्रोसेस ए से। तो इसका मतलब यदि मैं प्रोसेस बी अकाउंट बनाता हूँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोसेस ए, जिसमें हमने 75 यूनिट ट्रांसफ़र किए हैं 1310 रुपये में। और यहाँ पे हमारे पास एडिशनल कॉस्ट है 190 रुपये। आपके पास में नॉर्मल लॉस जो है 20% आपका नॉर्मल लॉस है, तो 75 का 20% कितना आ जाएगा 15 यूनिट। और स्क्रैप वैल्यू का रेट 4 रुपये आपके पास में दे रखा है, तो 60 रुपये आपकी स्क्रैप वैल्यू आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट प्रोसेस में जो गुड्स ट्रांसफ़र होगा, मान लो प्रोसेस सी में जो गुड्स ट्रांसफ़र होगा वो कितनी यूनिट कर रहे हैं हम 70 यूनिट। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो गुड्स आप ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले क्या करना होगा पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो टोटल कॉस्ट आपकी उन दोनों को प्लस कर लो, 1310 प्लस 190 1500 रुपये आ गया। स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी आपने। हाँ जी, नॉर्मल यूनिट आपके पास कितनी है इनपुट 75 और नॉर्मल लॉस आपके पास है 15 यूनिट। तो उसका मतलब 1440 को आपने डिवाइड किया 60 से, पर यूनिट आपके पास आ जाएगा 24। हाँ जी, 1440 को आपने डिवाइड किया 60 से और आपके पास आ जाएगा 24। इसको ना 70 यूनिट को कितने रुपए में ट्रांसफ़र करेंगे, तो 24 से मल्टीप्लाई करो और देखो कितना आंसर आता है आपके पास में 1680। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1680। हाँ जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, PV रेशो 60% है। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालने के लिए MOS इंटू PV रेशो करते हैं। MOS परसेंटेज में दे रखा है। हाँ जी, MOS आपको परसेंटेज में दे रखा है, तो 20% इंटू 60%, तो आपके पास आ जाएगा 12%। आपका राइट आंसर हो जाएगा 12%। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है यदि सेलिंग प्राइस हम इंक्रीज़ करते हैं तो इससे हमारी BP सेल क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि BP सेल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो यदि हम अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा बढ़ेगा, मतलब डिनोमीटर बढ़ेगा, और डिनोमीटर बढ़ेगा तो हमारा BP सेल
हमें कम क्वांटिटी बेचकर हमारी सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं डैश वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफाइड एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज़ ए इंपॉर्टेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो कौन से बजट में हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के इंपॉर्टेंस को कंसीडर करते हैं? फ्लेक्सिबल बजट। लास्ट आपसे पूछे डैश इज ए फैक्टर हुज इन्फ्लुएंस अफेक्ट ऑल अदर बजट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा की फैक्टर। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यू के सारे आंसर्स मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं। अब आपको चेक करने की आपके कितने सही हैं कितने गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।